आगे मिस्टर चोई और बाइक हंटर एसोसिएशन की बिल्डिंग पे आता है और सभी मीडिया को लगता है कि वो ली मिंग संग को रिक्रिएट करने आया है और बाइक को पता भी नहीं है कि ये है कौन और वो मीडिया से कहता है कि इन फालतू चीजों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है और ये कोई बड़ी खबर तो थी नहीं, इसलिए मीडिया भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं क्योंकि वो दोनों ही जिनवू को अपने गिल्ड में लेना चाहते थे। तभी वहाँ पर फिन गिल्ड का गिल्ड मास्टर आता है। कहीं आप ली मिंग सुंग के पीछे तो बहस नहीं कर रहे। तभी ये बोलता है कि ये कौन सी खेत की मूली है जो हम उसके पीछे पड़े, वो मिंग संग हो या मिंग सुक्सू, मेरे को क्या मतलब उससे। आगे देखते हैं कि वहाँ पे जिनवू भी आ चुका होता है और इतनी भीड़ को देख कंफ्यूज रहता है कि क्या हो रहा है इधर। और दूसरी तरफ जिना के स्कूल में सारी लड़कियां टीवी से चिपकी हुई थी। दूसरी तरफ ली का कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाता है और वो अपनी रटी रटाई स्क्रिप्ट बोलने लगता है। मेरी पावर अवेकन हुई है, इसलिए मैं हंटर बनने वाला हूँ और फिन गिल्ड को ज्वाइन करूंगा। और ये सुन के मीडिया उससे पूछती है क्या वो एक्टिंग को छोड़ देगा, वो भी एसएस करने से पहले कि उसका रैंक क्या होने वाला है। मन में ही बोलता है कि अरे गरीबो तुम्हें क्या पता, मैं तो ए रैंक का हंटर हूँ और फिन गिल्ड के साथ मेरा सिर्फ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और इसके बाद मैं फिर से बॉलीवुड में चला जाऊंगा। तब मेरी पुरानी छिचोरी हरकतें सब भूल चुके होंगे, भले मेरी रैंक कुछ भी हो, पर मैं अपने देश के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार। और दूसरी तरफ जिनवू एसोसिएशन के अंदर जा रहा था, वहाँ पे ली के बॉडीगार्ड रोक देते हैं। तब तक कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हो जाती, तुम अंदर नहीं जा सकते। तभी वहाँ पर गो आ जाते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा गेस्ट है, इसका रास्ता रोकने वाले तुम होते कौन। मैंने पहले ही मना किया था कि यहाँ पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। और उसके बाद जिनवू को लेकर वो अंदर चला जाता है और उसी तरफ मीडिया का ध्यान ली से हटकर जिनवू पे चला जाता है, जिसे प्रेसिडेंट गो खुद लेने आए थे। इसी तरह ली अपना रीअसेसमेंट के लिए बिल्डिंग के अंदर जाना चाहता है। वो कहता है कि पहले से रीअसेसमेंट चल रही है तो तुम बाहर ही खड़े रहो, तो वो उसके बाद ही अंदर जा पाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, हमारी चड्डी उतरवा दूंगा। वो बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कौन है, अगर तुमने ज्यादा बकचोदी की तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, सीधा पेल दिए जाओगे। और उधर देखते हैं कि प्रेसिडेंट जा रहे होते हैं जिनवू का रीअसेसमेंट करवाने के लिए। यहाँ पे जॉय और बाइक पहले से मौजूद थे। इसके बाद रीअसेसमेंट रूम के अंदर से पहले हम आपकी रीअसेसमेंट करें, हमारा आपकी ताकत जानना जरूरी है। और जिनवू अपने पावर को दिखाता हुआ एक शैडो सोल्जर ही बुलाता है और प्रेसिडेंट को तो पता ही होता है कि इसके पास कितनी ताकत है क्योंकि वो ने पहले से ही सब कुछ बता दिया था। और जिनवू बोलता है कि यार अब छुपाने का कोई फायदा ही नहीं है। और तभी जिनवू अपने सारे सोल्जर को एक साथ ही अवेकन कर देता है और कहता है कि इसके अलावा 100 और सोल्जर को मैं अवेकन कर सकता हूँ। और ये देखकर गो हैरान हो जाता है। और उधर ही रूम के बाहर जॉय और बाइक भी इस एनर्जी को महसूस कर पा रहे होते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि जिनवू उनसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। कुछ टाइम के बाद प्रिजन प्रोसेस खत्म हो जाता है और उसको मिल जाता है एस रैंक का कार्ड। ये देखकर जिनवू मन में कहता है कि अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ लीगली, आर्मर और जरूरत की चीजें भी खरीद सकता हूँ। जल्दी से डीमन कासल को खत्म करके अपनी माँ को ठीक करना चाहता है। आगे जिनवू एसोसिएशन के बाहर जाने लगता है। सामने जॉय और बाइक दोनों जिनवू को अपनी गिल्ड में लेने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, पर जिनवू दोनों पे ज्यादा ध्यान दिए बिना वहाँ से आगे बढ़ ही रहा होता है। पर वो जैसे ही एसोसिएशन का दरवाजा खोलता है, वहीं पे न्यूज रिपोर्टर उसके फोटो खींच रहे होते हैं, जो कि देख के जिनवू की भी आंखें फट जाती है। भाई फटे क्यों ना, एस रैंक का हंटर हो गया ना। सांग उसे न्यूज में देख के हैरान रह जाती है। वो न्यूज को जिना को दिखाती है, जो वो देख कर हैरान रह जाती है क्योंकि उसका भाई अब एस रैंक हंटर हो गया है और पहले जिनवू के साथ हंटिंग करने जाता था और उसे भी अब इस न्यूज के बारे में पता चल जाता है। और दूसरी तरफ ली के ओरा का भांग भरोसा हो जाता है और सारी की सारी मीडिया अब जिनवू की तरफ हो जाती है। दूसरी तरफ जिन अपने पिता से मिलने आया है, बोलता है कि मैं जिनवू को अपनी गिल्ड में नहीं ले पाया। पास में देखते हैं कि जिनवू ने जिन को मना कर दिया था कि वो नहीं कर पाएगा क्योंकि वो पहले अपने पर्सनल मिशन को कंप्लीट करना चाहता है। मैं किसी एसोसिएशन को ज्वाइन करूंगा तो मेरी प्रोग्रेस लो हो जाएगी। जिन उसके सामने हाथ जोड़ के कहता भाई प्लीज मेरे साथ आ जाओ। प्रेजेंट में देखते कि उसका बाप उसे डांट लगा रहा होता है कि पहले उसके गिल्ड की जिम्मेदारी उसने अपने बड़े भाई को दी थी और तुमने बोला था कि मैं गिल्ड संभालूंगा और तुम कह रहे हो कि तुम फेल हो गए और अब तुम सब छोड़ छाड़ के उसके पास जाना चाहते हो। तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम्हें इसका भुगतान भी करना ही होगा। और ये सुनने के बाद जिनवू के साथ बिताए हुए पल याद करने लगता है और बोलता है कुछ भी हो जाए पर मैं जिनवू के साथ ही हंटिंग करूंगा। और उधर हंटर एसोसिएशन के अंदर बाइक उसे कहता है तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें यहाँ से निकालेंगे। और जिनवू कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है और पलक झपकते ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर जो हैरान हो जाता है मैजिशियन होते हुए भी फिजिकल में कितना हार्ड है, इतना स्पीड था कि उसकी आंखों में भी नहीं आया। और उधर बाइक की आंखें फटी पड़ी, मेरी आंखें उसे फॉलो भी नहीं कर पाई। वो पिछली बार मिला था वो उससे भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। और आगे जिनवू ऑक्शन हाउस में जाता है, मैं एक ऐसा आर्मर ढूंढ रहा हूँ जो कि मुझे आग से बचा सके। ये सुनकर वहाँ का मैनेजर उसे कुछ दिखाता है, इसका प्राइस उनके हिसाब से तो सही था और वो जिनवू के लिए बहुत ज्यादा ही महंगे थे क्योंकि प्राइस फिक्स थे, इसलिए डिस्काउंट भी नहीं मिलता बेचारे को। मैनेजर बोलता है कि बिना वेपन के आप इस ग्लास को तोड़ देते तो यहाँ की सारी आइटम आपके लिए फ्री हो जाएगी। सुन के जिनवू हैरान हो जाता है, अपना पंच उठा के मारने ही वाला होता है। तब वो ऑक्शन वाला बोलता है भाई ये तो मजाक कर रहा हूँ, ये थोड़ी होता है, ये ग्लास इतना मजबूत है कि आप इसे छुओगे तो भी अलार्म बजने लगेगा। जिनवू कहता है ठीक है तो चलो मैं चलता हूँ और वो कुछ वेपन लेने के लिए चला जाता है। और उधर ऑक्शन वाले की आंखें फट रखी थी क्योंकि जिनवू ने अभी तक पंच ही नहीं किया था और ग्लास क्रैक हो चुका था। जिनवू एक डैगर को देख रहा होता है, इसका प्राइस कुछ ज्यादा ही था और देखता है कि उसके पास जो वेपन है उससे भी बहुत ज्यादा ही कमजोर है। जिनवू अपना डैगर दिखाता है और पूछता है कि इसका प्राइस कितना है, बट वो जब बोलता है कि इसका प्राइस समथिंग 100 मिलियन के पास होगा। और ये सुन के जिनवू हैरान हो जाता है, उसने अपना ये वेपन अपनी इन्वेंट्री से 2.8 मिलियन गोल्ड से खरीदा है क्योंकि उसकी शॉप की वेपन्स बहुत ज्यादा ही महंगे हैं। उसके वेपन को बेचने
करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे हम देखते हैं व्हाइट गर्ल टाइगर के हेडक्वार्टर को, और जहाँ पे बाइक जिनवू के बारे में सोच रहा होता है कि सेकंड अवेकनिंग तो कब की खत्म हो जानी चाहिए थी, बट उसकी ताकत तो बढ़ती ही जा रही है। क्या वो ऐसा हंटर तो नहीं बन गया जो समय के साथ अपनी ताकत को भी बढ़ा सकता है। और वहीं पे जिना अपनी खिड़की से बाहर देखती है, आखिरकार वहाँ पे कोई रिपोर्टर नहीं दिख रहा था और वो फाइनली स्कूल जा सकती है। तो जिनवू सोचता है कि ये एसोसिएशन वालों ने किया होगा। जिना बोलती है जिनवू को तुम्हें टीवी पे आना है तो आओ, पर मुझे इस चीज में मत घसीटो। जिनवू कहता है कि यार भाई मेरे बस में नहीं है ये चीजें, और बोलता है कि मैं 7 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। जिना उसे पूछती है कि कहाँ जा रहा है और किसके साथ जा रहा है। अभी वहाँ पे जिन आ जाता है। मौका मिलते ही जिनवू उसे पकड़ लेता है और कहता है कि 1 हफ्ते के लिए मैं जिन के साथ जा रहा हूँ बाहर। जिन को तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे हो क्या रहा है। जिनवू के इशारे से पता चल जाता है कि उसे बोलना क्या है। रात होने पे हम देखते हैं जिनवू अपने रूम के अंदर सो रहा होता है, सोच रहा होता है कि अब वो एस रैंक का हंटर हो गया तो उसे सबसे बच के रहना होगा। और जिना के प्रोटेक्शन के लिए वो टस्क के 2 गार्ड को अवेकन करता है और वो देखता है कि वहाँ पे 3 गार्ड है। वो कहते हैं तुम तो 4 थे ना। वो गार्ड बोलते हैं कि आपने एक बंदे को वहाँ पे ऊपर लटका दिया था, आप उसे शैडो में नहीं बदल पाए। जिनवू अपने बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे 3 सोल्जर छोड़ के जाएगा। वो सोल्जर जिना की शैडो में चला जाता है। तो जिनवू छत पर चला जाता है, अपने सोल्जर को बुला के वहाँ पे पेट्रोलिंग करवाता है उस एरिया में ताकि उसकी बहन सेफ रहे। हम वहाँ पे एक एंट मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि उड़ता हुआ कहीं जा रहा होता है। अगले दिन जिनवू जिन के साथ कहीं चला जाता है। जिन बोलता है कि आप उस टावर में क्यों जा रहे हैं। जिनवू बोलता है कि मैं 1 हफ्ते तक यहाँ पर प्रैक्टिस करूंगा। कहता है कि आप तो पहले से एस रैंक है, अब क्या बनना है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा ताकतवर होने में कोई बुराई है। उसके बाद जिनवू टावर में चला जाता है और वहाँ पे जाता ही वो 2 रिंग्स को पहन लेता है। जैसे ही उसकी तैयारी पूरी होती है उसे डीमन मोनार्क को हराने का क्विस्ट मिलता है जो कि वो सबसे टॉप फ्लोर पे है। गोल्ड के रूप में उसे शैडो क्रिस्टल मिलने वाला था और 30 एबिलिटी पॉइंट्स मिलेंगे। इसके बाद वो 76 फ्लोर पे टेलीपोर्ट हो जाता है। उधर ही डंजन के बाहर जिनवू के माँ बाप उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वो बेहोश हो जाता है और उधर डीमन कासल के अंदर उसके सामने एक बड़ा सा बॉस मॉन्स्टर है। जिनवू खुद लड़ने की जगह टस्क को सम्मन करता है, फेयर ऑफ फेवरेट दे देता है और टस्क एक ही वार में पूरा एरिया ही खत्म कर देता है। जिनवू कहता है कि ये तो मेरे अंदाज से भी बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। उधर जिनवू के माँ बाप को देखते हैं हॉस्पिटल में, पे उनकी मॉम बताती है कि जिनवू उनसे मिलने आया था। उन्होंने बोला कि वो ज्यादा काम करने की वजह से थक गए थे। उधर डॉक्टर बताते कि उन्हें ऐसी बीमारी है कि उन्हें नींद ज्यादा आती है और धीरे धीरे वो सो जाएंगे। बोलो तो सीधा टपकने वाला है और ये बीमारी जिनवू की माँ को भी होती है। डॉक्टर बताते हैं कि उनके पास पावरफुल ताकत होती है, उनकी वजह से वो सहन नहीं कर पाते और उन्हें इनडायरेक्टली हो जाती है। भाई ये एकदम नूबड़े हैं और थके हारे इंसान है, इसलिए हो जाती है भाई, समझ। जिनवू के पापा बोलते हैं कि उनका बेटा एक हंटर है, बट उसके डॉक्टर बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि इसी की वजह से हुई है, दूसरा भी हो सकता है जिससे हो गई हो। जिनवू के पापा को लगता है कि भाई उन्हें रिजेक्ट कर दिया इस दुनिया ने, अब तो भाई रहने का मतलब ही नहीं है। और आगे देखते हैं कि हंटर पेट्रोलिंग कर रहे थे, एंड उनके सामने आके खड़ा हुआ था, उनकी फटी पड़ी थी, भाई ये क्या आ गया। और वही डीमन कासिल के अंदर जिनवू ने मॉन्स्टर को हरा हरा के भाई लेवल अप कर लिया होता है और अपने सोल्जर टीम को 6 भागों में बांट दिया होता है। और उनके पास अब 2 ही ऑर्डर है। पहला, जहाँ पे भी उन्हें एनिमी दिखे उसे सीधा खत्म कर दो, जहाँ पे भी उसे परमिट दिखे वहाँ पे उन्हें इन्फॉर्म कर। पहले ये स्ट्रेटेजी बहुत सही चल रही थी, जब से वो 80वें फ्लोर पे पहुंचा है उसकी प्रोग्रेस बहुत धीरे हो गई है। और वो देखता है कि उसकी एमपी बहुत जल्दी ही खत्म हो रही है, उसके सोल्जर को कोई जल्दी ही खत्म कर रहा है। और वो देखता है कि उसकी हाई ऑर्क की टीम है, यकीन नहीं होता कि उसकी पूरी टीम को कोई हरा सकता है, और वो भी इतनी बुरी तरीके से। वो अपने गार्ड्स को समन करके जाने लगता है। वहाँ पे जाने से उसे पता चलता है कि उसकी टीम बी को भी खत्म कर दिया है। वो देखता है कि एनिमी बहुत ज्यादा ही है, उसके टेस्ट की टीम भी बहुत पास ही थी, बट ये छोड़कर वो टीम बी के पास ही क्यों गए। इसका मतलब वो जानबूझ के वीक टीम को पहले टारगेट कर रही है। इसका मतलब नेक्स्ट टारगेट उनका टैंक होने वाला है। सोच बहुत सही थी और वो जल्द ही डीमन नाइट को देखता है और वो आइस बेयर की टीम पर हमला कर देते हैं। वो मॉन्स्टर्स बेयर्स को एक मक्खन की तरह काटते जा रहे हैं। इधर जिनवू हाइड होकर सब कुछ देख रहा होता है और वो अपने सोल्जर्स को वापस बुला लेता है और वो खुद सबके सामने आ जाता है। नाइट उसके ऊपर हमला करने जाता है और जिनवू एक ही किक में एक एरिया से दूसरे एरिया में पहुंचा देता है। उसके बाद 2 और डिमंस उसके ऊपर हमला करते हैं और वो आसानी से उसे खत्म कर देता है। अब बचा हुआ है उनका लीडर, उससे देखकर डर के मारे वो पीछे होने लगती है। हाँ भाई सही समझे, लड़की है, डरेगी नहीं तो क्या करेगी। मन में एक सवाल था, क्या मैजिक बीस्ट को भी डर लगता है? और तुम्हें देखकर मुझे पक्का पता चल गया कि हाँ मैजिक बीस्ट को भी डर लगता है। 7 एपिसोड तो हो गया और देखते हैं 8 एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा जब आप इसके ऊपर 1K लाइक करेंगे। टारगेट छोटा से है, सब्सक्राइब भी कर लो और 1K सब्सक्राइबर भी कर लो कंप्लीट जल्दी से जल्दी।